हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पैर पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल कुछ लाइनों के साथ आज का सेशन शुरू करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मोटिवेशनल लाइन को अगर हम अपने ज़िंदगी में अमल करें तो सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अचीविंग द गोल। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप कंटिन्यू प्रयास नहीं करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल है। फिलहाल ज़िंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। लक्ष्य हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक लक्ष्य बनाइए और उस पर कंटिन्यू चलते रहिए। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइए। हमेशा अपने मन में कॉन्फिडेंस रखिए और लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके उपस्थित हुए हैं जो कि जनगणना से संबंधित है। हमने अभी पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अब इस चैनल पे आपको सिर्फ वही वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दो परीक्षाएं जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की लगी हुई हैं, अभी सिर्फ उसको देखते हुए यह परिवार, यह नॉलेज विद फैक्ट की फैमिली आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको बताएगी जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, उन सबसे मेरी एक गुजारिश है, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जिनका आ चुका है वह किसी भी नई चीज़ को पढ़ने से बचें। ये हमने पिछले वीडियो में भी कहा था और इस वीडियो में हम फिर से दोहरा रहे हैं कि वह नई चीज़ों को पढ़ने से बचें, सिर्फ और सिर्फ पुरानी चीज़ों को दोहराने का प्रयास करें। आज का जो हमारे यह वन लाइनर का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनगणना 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग यह जो हमारा वीडियो है, यह इस पूरे वीडियो में आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनगणना से लगभग एग्जाम्स में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हमारा एग्जाम्स में एक क्वेश्चन भी आ जाता है इस छोटे से सेशन के जरिए, इस छोटे से वीडियो के जरिए अगर हमारा एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है तो हमारा यह वीडियो बहुत ही सार्थक होगा। अगर इस वीडियो को देख के अगर कुछ सीखते हैं तो हमारा पढ़ाना भी सार्थक होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जो कि हमारा जनगणना से संबंधित है। यह जनगणना का जो टॉपिक है वह एग्जाम, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ही, जनगणना जो होता है वह लगभग हर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। सर्टेनिटी तो नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्योंकि रेलवे का जो एनटीपीसी का और ग्रुप डी का सिलेबस है वह बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। लेकिन हम किसी भी एंगल से चूकेंगे नहीं। जो भी हमें लगता है कि जरूरी है हम वो आपको बताते चलेंगे और आप उस पर अमल करते रहिएगा। अब इस चैनल पे आपको कंटिन्यू लगातार सिर्फ वन लाइनर टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे, जो अगर जरूरी हमें समझ में आता है कि इसके लिए आपको डिटेल से वीडियो प्रोवाइड कराई जाए तो बीच बीच में आपको डिटेल से वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो इसका जवाब है हमारा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की जनगणना शुरू होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो वह है हमारा जवाब इसका लॉर्ड मेयो। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो इसका जवाब है हमारा 35। 2011 की जनगणना में जो हमारा अगला पॉइंट है वह 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह कौन सा राज्य है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज्यादा निवास करती है? तो वह है हमारा पंजाब, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है हमारा लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? इसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चे इसको जानते होंगे कि भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। पहले स्थान पे हमारा चीन है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसी की श्रृंखला में भारत हमारा दूसरे स्थान पर आता है। तो देखिए उसके बाद जो है हमारा पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति किलोमीटर में
रहने वाले लोगों की संख्या। इस जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वह है हमारा जनसंख्या घनत्व। देश में किस स्थान पर लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि एक देश में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जगह पे है, और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि देश में सबसे कम लिंगानुपात किस जगह पे है, तो वह है हमारा हरियाणा। इसे फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि देश में किस स्थान पर लिंगानुपात सबसे कम है, तो उसका जवाब होगा कि हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है कि जहां पे लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारतवर्ष में अगर सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य का जो ठाणा जिला है वह पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला आता है। लेकिन यह बात दूसरे जिले की हो रही है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका जवाब है महाराष्ट्र का ठाणा जिला। और भारत में जनसंख्या की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन है, तो वह पश्चिम बंगाल का 24 परगना। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत में जो जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है वह किस देश के रेशियो के हिसाब से बढ़ रही है, तो इसका जवाब है हमारा ऑस्ट्रेलिया। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64%। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, ना कि राज्य की। राज्य की अगर बात होगी तो सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश आता है, और यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है। जो केंद्र शासित प्रदेश है वह सबसे बड़ा, किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो वह है हमारा दिल्ली। ठीक है, किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आप लोग ना भी जानते हो, तो किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए वहां साक्षरता की दर कितनी हो जाए तो उसे पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया जाता है, तो इसका जवाब है हमारा 90%। अगर किसी राज्य की जो जनसंख्या है उसका 90%, अगर वहां के 90% जनसंख्या अगर साक्षर हो जाती है तो उस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? जो मेट्रोपॉलिटन नगर है इसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका जवाब है हमारा 10 लाख से ऊपर। ठीक है, देखिए इसे आप ध्यान दीजिएगा कि 10 लाख से अधिक। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 में जनगणना हुई थी। हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, जनसंख्या की जनगणना की जाती है। तो जब 2011 में जो जनगणना की गई थी उस वर्ष भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका जवाब है हमारा 121.01 करोड़। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसका जवाब है हमारा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका जवाब है हमारा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर अभी हमने आपको बताया कि प्रति वर्ग मतलब एक जो प्रति वर्ग किलोमीटर है उस दायरे में 382 लोग हैं, यह इसका उस समय का रेशियो था। कब का? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था, तो उसका जवाब है हमारा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर वृद्धि हुई, तो यह है हमारा ब्राजील। तो इसका जवाब है हमारा ब्राजील। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 2011 की जो जनगणना हुई उस समय जो भारत का लिंगानुपात था वह कितना था, तो उसका जवाब है हमारा
1000 पे 943, ये रेशियो उस समय का था। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार लिंगानुपात हमारा 1000 पे 943 महिलाओं का अनुपात था। अब उसके बाद जो देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है, देख तो देश का जो वर्तमान लिंगानुपात है किस वर्ष के बाद अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो इसका जवाब है हमारा 1961। 1961, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 10 वर्षों के बाद भारत की कुल जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई, तो इसका जवाब है हमारा 18 करोड़। 18 करोड़ की वृद्धि होती है। कब होती है? 10 वर्षों के बाद भारत की कुल जनसंख्या में कितना बढ़ोतरी हुई, तो इसका जवाब है हमारा 18 करोड़। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में है? इसका जवाब होगा हमारा उत्तर प्रदेश। या हमारे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का जो उच्चतम अनुपात है वह कहाँ पे पाया जाता है, तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश में। भारत, अब जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कि जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन के आता है कि कब हुई थी, लॉर्ड मेयो कब हुई थी। या तो जो बच्चे जानते होंगे कि लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब था, तब तो वो बता देंगे कि हुई थी, या तो आप उस सन को याद रखिए, ठीक है। दोनों ही हाल में आपको सन याद रखना होगा। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था। भारत की जो जनगणना है उसका शुभारंभ आज़ादी से बहुत पहले हुआ था और वह सन है हमारा 1872। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? यह जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले एक कारण, जो एक बेसिक सा जो कारण है उस उभर के सामने आता है, वह है साक्षरता का अभाव, ठीक है। साक्षरता का अभाव मेरे हिसाब से सबसे मुख्य कारण है। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम। तो जन्म दर अधिक क्यों है? क्योंकि हम पूरी तरह से साक्षर नहीं हैं। जो यहाँ पे जो रूल चल रहा है खासकर अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो पूरे भारतवर्ष में सब पे टॉप पे है। यहाँ हम दो हमारे दो का ना फॉलो करते हुए हम दो हमारे 10 का रूल शायद फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। तो जो भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह उसका जो उसमें वृद्धि हो रही है उसका सबसे मुख्य कारण जो है वह साक्षरता का अभाव है। और एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जन्म दर अधिक है लेकिन मृत्यु दर कम है, ठीक है। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम है। जन्म दर अधिक होने का सबसे बेसिक रीजन यही है कि साक्षरता का अभाव है। जो सरकार है, जो यहाँ की सरकारें हैं, जो यहाँ की योजनाएं हैं, वह तो बहुत पहले से ही हम दो हमारे दो का नारा लेके आई है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। हालांकि जो नई जनरेशन, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो इसका रूल फॉलो कर रही है, लेकिन जो पुराने रूढ़िवादी विचारों के हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह हम दो हमारे दो को गोली मार के किनारे करते हैं, वो हम दो हमारे 10 का रूल फॉलो करते हैं। तो आप लोग फिलहाल ऐसा मत करिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है। गणना होती है भारतवर्ष में वह कितने वर्षों के अंतराल पे होती है, ठीक है। भारत में जनगणना होती है वह 10 वर्षों के अंतराल पे होती है, ठीक है। जो भारतीय जनगणना है वह 10 वर्षों के बाद होती है। 1872 से शुरुआत होती है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में जनगणना किसके शासनकाल में शुरू होती है? तो वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और किस सन में शुरू होती है? तो 1872 में। और कितने वर्षों के अंतराल पे जनगणना की जाती है? तो वह उसका जवाब है हमारा 10 वर्षों के अंतराल पे। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? 51.47%। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से कम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर राज्य में जो महिलाओं का अनुपात है पुरुषों की अपेक्षा में कम रहता है, लेकिन एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसमें कि पुरुष का अनुपात कम है महिलाओं की अपेक्षा। तो उस राज्य का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। उसका जवाब है हमारा केरल। केरल पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं का अनुपात ज्यादा है और पुरुषों का अनुपात कम है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो इसका जवाब है हमारा 48.53%।
देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन हैं। एक पहला हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो उसका जवाब है हमारा 51.47%। और उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, तो 48.53%। ठीक, जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए अभी हमने कुछ देर पहले आपको पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या के आधार पर दूसरे जिले के बारे में आपको बताया। दूसरा जिला कौन सा था? पश्चिम बंगाल का 24 परगना नामक जिला जो है पूरे भारतवर्ष में दूसरा सबसे बड़ा जिला है। लेकिन जब बात पहले की आती है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह महाराष्ट्र राज्य का थाना जिला। ठीक है, इसका जवाब है हमारा महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, तो उसका जवाब है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बारे में हमें जानना चाहिए वह कौन सी जनगणना थी। और 2021 में जो जनगणना होगी, क्योंकि 2011 में हुई थी उसमें आप +10 करेंगे, +10 जब उसमें होगा तो 2021 आएगा। इन दोनों को आप जानते रहिए कि 2011 जो जनगणना हुई थी वह 15वीं थी और जो 2021 में जनगणना होगी वह हमारी 16वीं होगी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो वह है हमारा 15वीं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारतवर्ष में पहली जनगणना हुई। लेकिन अब स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई, तो उसका जवाब है हमारा 1951 में। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वह अगली जनगणना मतलब ये 15वीं बीत चुकी है जो सन 2011 में हुई थी। अब अगली जनगणना किस वर्ष हो, यहाँ पे लिखा है अगली जनगणना या 16वीं जनगणना। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगली जनगणना और यहाँ पे 16वीं जनगणना, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगर अगली जनगणना तो पूछता है, अगली जनगणना पूछता है तो अगली जनगणना का मतलब जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद हमारा 2021 में होगा, या 2011 की जो जनगणना है उसे 15वीं जनगणना बोला जाता है और 2021 में जो होगी वह हमारा 16वीं जनगणना है। तो कब आयोजित होगी, इसका जवाब है हमारा 2021 में। ठीक है, उसके बाद अब एक पॉइंट है जिसे आप ध्यान रखिएगा कि जनगणना की शुरुआत या केंद्र में किसके अंतर्गत जनगणना कराई जाती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। जो 1949 के बाद, ठीक है, जब भारत हमारा आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद 1949 के बाद यह भारत सरकार को गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। ठीक है, इसे आप पॉइंट को नोट रखिएगा। तो इस पॉइंट को आप पूरी तरह से एक बार फिर से आप देख लीजिए। 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणना 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। तो यह जो पूरा वीडियो है जनगणना से रिलेटेड है। एक बार हम इसको फिर से पूरे वीडियो को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो वह है हमारा लॉर्ड मेयो। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं, तो उसका जवाब है हमारा 35। 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन से थे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, सी चंद्र मौली। वह कौन सा राज्य है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज्यादा निवास करती है, तो वह है हमारा पंजाब। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो इसका जवाब है हमारा लक्षद्वीप। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो यह हमारा दूसरा। और जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। देश में किस स्थान पर लिंगानुपात सबसे कम है, तो यह हमारा हरियाणा। देश के जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वह है हमारा पश्चिम बंगाल का 24 परगना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 1.64%। ठीक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली किस राज्य में पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना चाहिए, 90%। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 10 लाख से अधिक। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 121.01 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का
जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर वृद्धि हुई, तो ब्राजील। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पे 943 महिलाएं। देश का वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो 1961 के बाद। 10 वर्षों के बाद भारत की कुल जनसंख्या में कुल कितना बढ़ोतरी हुई, तो 18 करोड़। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में निवास करता है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में। और भारत की जनसंख्या का शुभारंभ कब हुआ, भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ, 1872 में। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर का कम होना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है, तो इसका जवाब है हमारा 10 वर्षों के बाद। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है, तो 51.47%। और भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है, केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, तो 48.53%। और जनसंख्या के आधार पर अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वहां पे जो था, इसके पहले जो हमने देखा कि वो दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो पश्चिम बंगाल का 24 परगना। और भारत का सबसे बड़ा जिला जब बात आती है तो महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। ठीक है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं, तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। और 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, तो यह हमारा 15वीं। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई, तो 1951 में। और अगली जनगणना या 16वीं जनगणना कब आयोजित होगी, तो 2021 में। 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयोग द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। तो ये जो पूरा वीडियो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे कि रेलवे हो गया या एनटीपीसी हो गया या एसएससी हो गया या ग्रुप डी हो गया, किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए जनगणना जो एक टॉपिक है, जनगणना जो एक छोटा सा टॉपिक है, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर इसको आप 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो जनगणना के जितने भी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे तो वो इससे अन्यत्र आपसे कहीं भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं वह कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। और क्योंकि रिपीट होने का उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उसी को हमने यहाँ इस वीडियो में रखा है। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, इसमें जो आपको जो जरूरी लगता है उसको आप नोट डाउन करिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह सेशन, हमारा यह चैनल बहुत ही पसंद आ रहा है। जय हिंद।